बहुत सारी ऐसी बोन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो जन्म के साथ बच्चे में आते हैं। देखिए जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक कंजेनाइटल और एक डेवलपमेंटल। कंजेनाइटल का मतलब होता है जो कि उसके बर्थ से ही है, जैसे कि बच्चों के पैरों का टेढ़ा होना या स्पाइन में प्रॉब्लम होना, ऐसे बहुत सारी अलग-अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं, जो बच्चों में कंजेनाइटल होती हैं। कुछ बीमारियाँ होती हैं जो डेवलपमेंटल होती हैं। सो ये बीमारियों के लिए कई बार बच्चा जो होता है उसको ये एक पेरेंट्स को नहीं पता होता कि किसको दिखाना है। वो यूजुअली पहले पीडियाट्रिशियन को, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाते हैं, और जब वो कुछ कहीं से उनको लगता है तब वो फिर वो डॉक्टर के पास भेजते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि स्पेशलाइज़्ड फील्ड आ गई, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, वो लोग उन चीज़ों को डील करते हैं। उसके अलावा जो बच्चों में, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे डायटीशियन डॉक्टर साहब ने, कि धूप में ना निकलना। उसी तरीके से जो अभी पिछले 2 साल कोविड आया है, या उससे पहले भी बच्चों की जो ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे अब बाहर खेलना कूदना उनका कम हो गया है। और धूप ना निकलने की वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर के आया है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में मौसम जो है धूप का नहीं होता है, तो वहाँ पर विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से हमारा इंडिया भी अब एक एंडेमिक रीज़न बन गया है विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए। और मोर देन 60-70% लोगों में अगर विटामिन डी टेस्ट कराएँगे तो विटामिन डी कम आएगा। सो विटामिन डी ना मिलने से भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सबको विटामिन डी लेना चाहिए, और उसके लिए सही सलाह हड्डी के डॉक्टर या डायटीशियंस हैं उनसे मिलके और ज़रूर इसको बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो अब एक बड़ी प्रॉब्लम उभर के आ रही है बच्चों में, विटामिन डी डेफिशिएंसी काफ़ी बढ़ के आ रही है, क्योंकि बच्चों का भी लैक ऑफ एक्सरसाइज़ है, या फिर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर बाहर धूप में वो जा ही नहीं पाते हैं। तो उस वजह से उनमें भी विटामिन डी कम होने लगा, और उसकी वजह से उनके ग्रोथ डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी दिखते हैं। तो विटामिन डी हमारी जो बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ है, यानी जॉइंट्स पे जहाँ पे उनकी हाइट बढ़ती है, तो उसकी वजह से उसमें जो ग्रोथ प्लेट में डिस्टर्बेंस आते हैं, उससे उनके घुटने टेढ़े हो जाते हैं कभी, या एल्बो टेढ़े हो सकती हैं, स्पाइन में टेढ़ापन आ सकता है। तो ये सब इश्यूज़, इस तरह के बच्चे आजकल ओपीडीज़ में बहुत देखने को मिल रहे हैं, जो पहले नहीं देखने को मिल रहे थे। तो इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए सभी पेरेंट्स को, कि अगर बच्चों में आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ज़रूर दें, बच्चों को खेलना-कूदना बहुत ज़रूरी है बच्चों का, और विटामिन डी भी सप्लीमेंटेशन आजकल सभी को ज़रूरत है। तो जैसे बड़ों को ज़रूरत है, वैसे ही बच्चों को भी ज़रूरत है। तो वो ज़रूर एक बैलेंस बना के रखें। वेरी ट्रू। रमा मैडम, सर ने जितनी चीजें बच्चों की हेल्थ के लिए बताई, चाहे वो जन्म से हो या आगे चल के, तो उसमें जंक फूड का कितना रोल है? ऑब्वियसली जंक फूड का बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि खराब रोल है, और उसमें मैं सिर्फ 2 चीजों का बहुत एक्सेस जिक्र करना चाहूंगी। एक तो कोल्ड ड्रिंक। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक प्लस चाय, जनरली मैंने देखा है कि कुछ माएँ होती हैं, वो बच्चे अगर कुछ नहीं खाते हैं तो वो इनिशियल स्टेज से ही उनको चाय में रोटी डुबो के या फिर बिस्किट डुबो के स्टार्ट कर देती हैं, अर्ली एज से ही देना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि चाय दूध में कोई भी फ्लेवर्ड, जैसे आपका इलायची है या कोई भी आपका प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर है, उसको डाल के दे रादर देन चाय। दूसरा एक चीज ये है कि बच्चों में वो बाहर जाते हैं तो उनको कोल्ड ड्रिंक्स का आदत बहुत ज्यादा डाल दी गई है, जिसकी वजह से उनकी जो बोन हेल्थ है, क्योंकि एक बोन का जो ग्रोथ का टाइम होता है, जनरली वो गर्ल्स में 18 इयर्स तक प्रॉपर हो जाता है, एंड बॉयज में 21 इयर्स तक ऑब्वियसली वो प्रॉपर हो जाता है। तो उस मीन टाइम में अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया गया तो ऑब्वियसली वहीं से ग्रोथ, जो बोन्स का ग्रोथ है या बोन्स का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ऑब्वियसली फास्ट फूड नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि ये ऐसा टाइम है और ऑडियो विजुअल एड्स की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा फैसिनेट भी होते हैं। तो टोटल एब्स्टिनेंस तो नहीं हो सकता है, डेफिनेटली नहीं हो सकता है। तो जो मदर्स हैं, जो भी घर के एल्डर्स हैं, एटलीस्ट उनको एक चार्ट या कुछ ऐसा शेड्यूल फॉर्म करना चाहिए कि जो भी फास्ट फूड है आप उसको थोड़ा मॉडरेशन में, या लाइक या तो घर में बना ले, या वीक में एक दिन डिसाइड कर लें कि इस वीक में बच्चे को ये देना है, नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट 15 डेज में ये देना है, तो उससे बच्चे भी सेटिस्फाई रहेंगे और ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी नहीं आएंगी। तो ये जो जंक फूड है, ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा मेजर कॉज है बच्चों के बोन्स की प्रॉब्लम्स का।
तो ये बिल्कुल सही सवाल है आपका, और इसका जवाब ये है कि माताओं को जो शेड्यूल है फास्ट फूड का या जंक फूड का, उसको भी बनाना चाहिए। अदरवाइज बच्चे क्या होंगे, छुप के खाएंगे या फिर पैसे चुराएंगे। तो इससे अच्छा है आप उनको प्रॉपर दें और विद इन लिमिट दें, या विद इन मॉडरेशन जैसे भी आप दे सकते हैं वो दें। तो जंक फूड तो ठीक नहीं है। एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि ना जहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है, यानी कि सारी अच्छी डाइट उपलब्ध है, वहाँ भी प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि शायद जंक फूड का उसमें बड़ा रोल है। हम लोग जब डॉक्टर साहब शेड्यूल करते हैं पेरेंटिंग में डाइट के प्रोग्राम, तो हम कहते हैं कि चूज अ डे। डे माने कई बार बच्चे अपनी बर्थ डेट वाली डेट लेते हैं। चूज अ डेट एंड मेक अ टाइटल फॉर दैट कि आई विल ईट ऑल टेस्टी नॉन हेल्दी फूड टुडे। हाँ, यस, तो वो कर मंथ सकते में हैं। एक दिन हम वही सब कुछ खाएंगे जो हमें पसंद है, भरपूर खाएंगे। तो और लेकिन वो फिर उसका सेल्फ डिसिप्लिन में जाना चाहिए। हाँ, और ये इफेक्टिव होता है, जैसे मैडम ने कहा मार्केट को आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, ये इफेक्टिव होता है। साथ साथ में हम लोग बच्चों को ये भी कहते हैं कि हम मैगी तो खाएंगे लेकिन उसके साथ में घर वाला सूप पियेंगे, हम कुरकुरे तो खाएंगे लेकिन एप्पल के संग में भेलपूरी करेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है। और जंक फूड सबको बहुत नुकसान करता है। मेरा यहाँ पूछने का ये मतलब था कि जंक फूड का नुकसान सबको पता है, लेकिन जहाँ सब कुछ अच्छी मात्रा में, वहां भी नुकसान क्यों हो रहा है हमारी हड्डी। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्क्राइब किया। डॉक्टर विवेक, अब हम बच्चों पे आइए। जिन हम जब छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उनकी कुछ जन्म से समस्याएं आई हैं, कुछ डेवलपमेंटल आई हैं, कुछ माल प्रैक्टिसेस भी है उनकी मसाज को लेकर या उनके पोस्चर को लेकर, क्योंकि पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट लाइफ में। पोस्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम यूज करने से पोस्चर पे जो इफेक्ट पड़ रहा है लोग नहीं समझते हैं कि आपकी बोन्स पे, आपके स्पाइन पे पढ़ने के सही तरीके भी सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। और ये जो हमारे बैकपैक चले हैं, बच्चे कोई सा भी बैकपैक कितने भी वेट का किसी भी तरह का कैरी कर लेते हैं, और वो पीठ पे है, शोल्डर पे है, लोअर बैक में ये भी नहीं नोटेड होता है। तो सर ये सारा भी आपके ऑर्थोपेडिक एरिया में कवर होता है, और ये देखिए एक इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। सो मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे हैं, बच्चों का भी अभी जैसे आपने बताया, अभी क्या ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चे पूरे टाइम मोबाइल पे ही रहते हैं। और ये हमारी मजबूरी बन गई है कि पहले तो हम कहते थे कि मोबाइल मत यूज करो, पर अब वो मोबाइल या लैपटॉप पे उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। उनका क्या है कि उनका जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत है कि वो किस पोस्चर में बैठ रहे हैं। एक बहुत कॉमन सी, एक बहुत ही लॉजिकल बात होती है, बच्चों की स्पाइन बहुत स्ट्रांग होती है। नॉर्मली बच्चों को स्पाइन पेन नहीं होते। अगर कोई बच्चा आपको कंप्लेन कर रहा है कि उसको बैक पेन है या उसको स्पाइन पेन है, यू ऑलवेज टेक इट सीरियसली कि ये प्रॉब्लम उसकी या तो हैबिचुअल, उसकी है बैड हैबिट्स की वजह से हो रही है, बैठने के पोस्चर खराब होने की वजह से हो रही है। तो उन चीजों को उसी समय पे डील कर लेना चाहिए और उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर वो सही पोस्चर से बैठ रहा है तो उसका पेन चला गया, दैट इज फाइन, बहुत एक नॉर्मल रूटीन की बात है। दूसरी बात ये होता है कि जो बच्चों का न्यूट्रिशन है और बच्चों के और जो एक लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है कोविड की वजह से, कि बच्चे रात को देर तक जगते हैं, सुबह स्कूल के लिए उनको कोई जल्दी नहीं होती है। तो वो भी पेरेंट्स को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, और वो डिसिप्लिन बच्चों से, वो पेरेंट्स से शुरू होगा, क्योंकि पेरेंट्स को भी अब घर पे ही आदत हो गई है काम करने की, तो वो लोग भी अपने उस हिसाब से मॉडिफाई हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर हमें अभी वापस हम ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल नॉर्मल हो रहा है फिर से, तो हमें कहीं ना कहीं पहले आप अपने आप में डिसिप्लिन लाओ, तो बच्चे अपने आप में डिसिप्लिन हो जाएंगे। बच्चे फिर वही करेंगे, वो दे विल फॉलो यू। जहां तक डाइट है, डाइट में भी ऐसा ही है, और आपका शेड्यूल में भी, अगर आप प्रॉपर वे में पोस्चर से, अच्छे पोस्चर से बैठते हो, रात को आपका स्क्रीन टाइम कम है, आप टाइम से सोते हो, तो वो बच्चे भी उसी चीज को फिर धीरे धीरे करके फॉलो करने लग जाएंगे। और एक बहुत नॉर्मल ऐसे ही डाइट का है। अगर घर में जो जंक फूड है, जंक फूड का आपका डिसिप्लिन आपने बना दिया, जैसे आपने बताया कि महीने में एक दिन आप अनहेल्दी खाओ, बढ़िया खाओ, जो मर्जी आए खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर भी, कई पेरेंट्स का, मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, वो बताते हैं कि कई बच्चों ने चोरी करना शुरू कर दिया कैडबरीज और ये, वो इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो बिल्कुल बंद आप नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव देम समवेयर। क्योंकि आप अगर अपना बचपन याद करो तो आपने भी बहुत खाया होगा,
ऐसे करके। पर ये था कि उस समय के लाइफस्टाइल में हम खेलना कूदना सब कुछ साथ चलता था, पर अब वो सब बंद हो रहा है। सो कहीं ना कहीं वो चीज जब पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। और बच्चे तो हमारे इमिटेशन से सीखते हैं, कहने से थोड़ी सीखते हैं। और लॉजिक भी उनको उनके लेवल का देना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी ट्रू। सर, हमारे जितने यंगस्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे सारी कुछ बुनियाद टिकी हुई है, उनके साथ में बड़े बड़े इश्यूज क्या है, किस तरह की समस्याएं ज्यादा लेकर आते हैं? जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि बच्चों में स्पाइन के पेन नहीं होते, बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमारे यंग बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं? जो टीनेज है बच्चे, जो अभी जिनका पीरियड आया है एंट्रेंस एग्जाम देने का, उनको 14-15 घंटे की सीटिंग देनी है, पढ़ना है, तो मैं उनको भी यही कहूंगा कि वो लोग भी एक्सरसाइज ना छोड़ें, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज साथ साथ करते रहें। पूरी तरीके से ऐसा ना हो कि वो एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो फिर कहीं ना कहीं। और हमारी ओपीडी में बहुत पेशेंट्स आते हैं, यंग पेशेंट्स भी आते हैं, मिडिल एज, जो कि ऑफिस जाने वाले हैं या जो लैपटॉप पे पूरे दिन काम करते हैं। नेक पेन और बैक पेन ये बहुत आ गया है, और ये की ग्रुप है, ये 3 चीजों से मिलके बनता है। एक स्ट्रेस, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं अपने काम की या अपने पढ़ाई की। दूसरा, आपका स्लीपिंग आवर्स कम होते जा रहे हैं या स्लीपिंग आवर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा टाइम मिलता है तो वो स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है और फिर वो सोते नहीं है टाइम से। और तीसरा, बैड पोस्चर। तो इन 3 वजह से वो जब लगातार इस तरीके से चलता है तो वो कहीं ना कहीं फिर आपकी स्पाइन को अफेक्ट करने लग जाता है। और चौथा फैक्टर जो बहुत ही मेजर, तो वो है आपकी डाइट। सो डाइट भी चेंज हो जाती है, जिसमें कि आपको प्रॉपर वे में कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन डी नहीं मिल पा रहा, B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तीसरा बैड पोस्चर है। जब ये सारी चीजें एक साथ कंटिन्यूस चलती हैं तब वो बच्चा जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन की ओपीडी में आता है। तब उसको बताते हैं हम कि तुम्हारे को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें एक जनरल लाइफस्टाइल अपना मॉडिफाई करना है एंड यू विल बी फाइन। तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इट विल टेक सम टाइम, और ये एक बहुत 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 कॉमन प्रॉब्लम है। ज्यादातर पेशेंट इसी तरह के आते हैं, एंड दीज पेशेंट्स विल लैंड आगे जाके। जो लोग इसको फॉलो नहीं करते वो कहीं ना कहीं फिर आगे जाके मेटाबॉलिक डिजीजेज में चेंज होते हैं। जैसे स्ट्रेस ज्यादा रहेगी, लाइफस्टाइल आपका डाइट खराब रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप बॉर्डर लाइन, जो आप स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, तो इन सब वजह से जो है आगे जाके ऑर्थोपेडिक में बोन्स में चेंजेस आने लग जाते हैं, तो फिर वो आर्थराइटिस होने लग जाता है। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से हैं। अगर लाइफस्टाइल अपना एक प्रॉपर वे में कर लिया जाए तो फिर ये सब प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हाइजीन बेस है वैसे डाइट बेस है, वैसे स्लीप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग तो जब बच्चों को पढ़ाई के लिए बताते हैं, उनके मतलब काउंसलिंग सेशन होते हैं एग्जाम या स्टडीज से रिलेटेड, तो सीधा सा एक बेसिक फंडा है, तुम्हारा स्पाइन 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, तुम्हारी लर्निंग अच्छी होगी, तुम्हारा पोस्चर अच्छा होगा, तुम्हारी थकान देर में होगी, और 3 घंटे के एग्जाम में बिना रुके लिख पाएंगे। मतलब बच्चों के लेवल पे हम लोग इसी तरह से बात करते हैं, और उसका बेसिक रीजन ये है कि भाई अपने स्पाइन की केयर करो। बचपन से जो हम लोगों ने पढ़ा कि वही आधारभूत है, यहाँ तक कि वो इस मशीन को भी वही चलाने के लिए वही इम्पोर्टेंट है।